सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं महेश चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्तियों से संबंधित डेटा। हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए गए हैं। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। तो आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज 2025 दिए गए हैं उसके लिए हम एक ट्रिक से नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्तियों के नाम आसानी से याद रख पाएंगे। तो जो जिन 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है उनमें पहला नाम है मेरी ई ब्रुनकोव, दूसरा नाम है फ्रेड राम्सडेल और तीसरा नाम है सिमोन साकागुची। पहले 2 वैज्ञानिक अमेरिका से हैं और तीसरे सिमोन जो हैं वो जापानी वैज्ञानिक हैं। तो इनको हम आसानी से याद रख पाएंगे। मेरी से मेरा, राम से राम और सिमोन से मोन। मेरा राम मोन है, मेरा राम मोन है, मेरा राम मोन है। मेरा से मेरी ई ब्रुनकोव, राम से फ्रेड राम्सडेल और मोन से सिमोन। अब क्वेश्चन ये उठता है भी, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है इन्होंने ऐसा क्या डिस्कवरी की है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो यहां पर बात करते हैं हम पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के संबंध में। यानी कि हमारा जो शरीर है उसका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको बोलते हैं, यानी बाहर से कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारी बॉडी के अंदर जब शरीर में जब प्रवेश करता है तो हमारा शरीर जो है उससे लड़ता है। हमारे शरीर की जो WBC है, जिनको हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, वो शरीर की आर्मी के तौर पर जानी जाती हैं। वो इन पैथोजन से लड़ती हैं और इसमें भी WBC का एक जो स्पेसिफिक टाइप है लिम्फोसाइट सेल्स, वो लड़ती हैं। तो यहां पर इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो डिस्कवरी की है वो इसी संबंध में है। जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है, इसमें 2 बातें जिन पर इन वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। पहला, रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स। टी सेल्स ये लिम्फोसाइट सेल है जिनकी मैं बात कर रहा था, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। उसमें जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट से संबंधित है टी सेल्स। एक टी सेल होती है, एक बी सेल होती है। बी सेल, बी से याद रखेंगे बॉडी यानी एंटीबॉडी। बी सेल्स बनाती है एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी जो है बाहर से जो भी बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, उससे लड़ेंगे। यानी वो जो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आता है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन, और उससे ये एंटीबॉडी जो है वो लड़ती है। दूसरी है इसमें टी सेल्स। ये जो टी सेल्स हैं ये जब काफी मात्रा में होती हैं, एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, तो ये भी जो है इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं प्रतिरक्षा के लिए। और इनको, इन टी सेल्स को एक्टिव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के जीन होते हैं और ये जो जीन है, इन जीन को FOXP3, याद रखने का तरीका है FOXP3, पूरा नाम है फॉरकहेड बॉक्स प्रोटीन P3, ये इस जीन का नाम है।
अब ये थोड़ा वैज्ञानिक साइंटिफिक बात हो रही है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको समस्या आएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं। हमारे बॉडी के अंदर शरीर में एक जीन होता है, आप इसको याद रख लो, FOXP3। ये जो जीन है, इस जीन ने क्या करना है, हमारे शरीर के अंदर जो WBC का लिम्फोसाइट टी सेल्स हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स, उनको एक्टिव करना है। और वो जो टी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, बाहर से आने वाली जो भी एंटीजन यानी पैथोजन होते हैं उनसे लड़ने में भूमिका रहेगी। और साथ में ये भी इस इम्यून टॉलरेंस के अंदर ये भी निश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है भी ये बाहर से जो रोगजनक आता है उससे लड़े, लेकिन हमारे शरीर की जो सेल्स कोशिकाएं हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि दोनों में ये अंतर कर पाती है, बाहर से जो है उस एंटीजन में और हमारे शरीर की जो सेल्स हैं उनमें, उनके बीच अंतर कर पाता है इम्यून सिस्टम। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचा देता, और ऐसा होता भी है। कुछ बीमारियां होती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये जो बीमारियां होती हैं इसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद को ही खत्म करता है। तो इनकी जो खोज है, ये खोज इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है भी, ऐसी जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं उनके लिए भविष्य में एक रास्ता खुलेगा उनसे बचाव के लिए। कैंसर जो है, कैंसर के लिए भी यहां पर ये इनकी खोज जो है लाभदायक होगी। उसके अलावा जैसे ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उसमें वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बाहर से जो एंटीजन आ रहा है उसको रिजेक्ट तो करेगा। अब ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं तो उसमें रिजेक्शन की संभावना है, तो उसको भी ये जो है ये खोज बड़ी महत्वपूर्ण वे में भी रहेगी। तो यहां पे नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें मैं आपको इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बता रहा हूं। इस खोज का महत्व जो है वो कैंसर चिकित्सा के अंदर रहेगा। कैंसर चिकित्सा, कैंसर जैसा आपको पता है भी एक लाइलाज बीमारी बना हुआ है, और इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओंकोजीन बोलते हैं कैंसर वाले जीन को, ओंकोजीन, यानी कि यहां पर जीन के अंदर चेंजेस आए हैं, म्यूटेशन हुए हैं, जीन के अंदर चेंजेस आए हैं, म्यूटेशन हुए हैं, जिस कारण से हमारी जो कोशिकाएं होती है वो नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर रही होती हैं, एक सेल आगे नई सेल को बना रही है। लेकिन जब ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है भी, हमारी बॉडी में बाहर से कोई ऐसा केमिकल आ चुका है, बाहर से ऐसा कोई कार्सिनोजन, कैंसर कोज करने वाला कोई फैक्टर आ चुका है बॉडी में, तो वो क्या करेगा, उस जीन के अंदर मैनिपुलेशन करेगा, उस जीन के अंदर चेंजेस करेगा, और उस कारण से हमारी जो सेल है वो मतलब उसका सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है, यानी सही तरीके से वो डिवाइड नहीं हो पाती और ट्यूमर बना देती है, उससे कैंसर होता है। तो इस खोज का फायदा इस तरीके से होगा भी जहां पर ट्यूमर बना हुआ है उसके आसपास ये जो रेगुलेटरी टी सेल है, ये टी सेल अगर ज्यादा मात्रा में बनती हैं तो वो उस कैंसर वाली सेल को जो है कंट्रोल कर सकती हैं। ये एक फ्यूचर के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। ऑटो इम्यून डिजीज जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, अभी ऑटो इम्यून डिजीज जो है उसके लिए भी कहीं ना कहीं उन डिजीज का कारण ये है भी जो अभी मैंने FOXP3 जीन बताया है, वो जीन ऑटो इम्यून डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें म्यूटेशन आ जाता है, उसमें चेंज आ जाता है, जिस कारण से बॉडी खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। और ऐसा जो है मैंने जो वैज्ञानिक बताए थे, दोनों अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे, मैरी और रामसडेल जो है, इन दोनों ने इस बात को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। इन्होंने इस पे डिस्कवर किया था भी वो जीन जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जिस कारण से ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है। तीसरा जो साइंटिस्ट था जापान से, उन्होंने इसके अंदर ये चीज ऐड कर दी भी वो जीन ही क्या करता है, टी सेल को रेगुलेट करता है। उस जीन के कारण ही टी सेल जो हैं वो रेगुलेट होती हैं, उनका कंट्रोल होता है। तो इन तीनों साइंटिस्ट का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो सिस्टम है
उसमें भी ये खोज लाभदायक साबित होगी। नेक्स्ट, अगली जो स्लाइड है, नोबेल प्राइज में क्या कुछ दिया जाता है पुरस्कार विजेता को। तो यहां पे एक स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल रहता है, दूसरा एक प्रमाण पत्र या डिप्लोमा, तीसरा उसके लिए पुरस्कार राशि, मौद्रिक पुरस्कार, पुरस्कार राशि। तो ये पुरस्कार राशि जो है ये स्वीडिश मुद्रा क्रोना में, क्रोना स्वीडिश मुद्रा है स्वीडन की, जिसमें ये दी जाती है पेमेंट 11 मिलियन, यानी लगभग इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग हम कह सकते हैं भी 10.5 करोड़ के करीब, या 8 से 10 करोड़ के करीब इंडियन करेंसी में हम कह सकते हैं भी ये प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देता कौन है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन से ये पुरस्कार देता है। इसकी जो नोबेल असेंबली है वो ये पुरस्कार देती है, और पुरस्कार का जो आयोजन है वो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन ये आयोजन स्थल रहता है, जहां पर 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनका जन्मदिन होता है इस दिन, और उस कारण से ये 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरीके से 2025 के चिकित्सा पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिसके लिए मैंने आपको अभी ट्रिक बताया, मेरा राम मौन है, जिससे आप तीनों के नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।